हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे भाई, आज यह वीडियो जो लाए हैं आप लोगों के लिए, यह जो ऑफलाइन क्लास में बुधवार को 250 क्वेश्चन बच्चों से बनवाया गया है और सारे ग्रुप में इसके पीडीएफ को सेंड किया गया है। उसी पीडीएफ का आंसर कुछ बच्चों के द्वारा मांगा गया है, तो उन्हीं लोगों को मद्देनजर में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो मेरे भाई, जो आपको पीडीएफ मिला होगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप में या फिर अपने दोस्तों के द्वारा, यह 250 क्वेश्चन का साइंस का मिला होगा, 250 एसएसटी का भी मिला होगा। तो पहले हम आपके बीच यह साइंस के 250 क्वेश्चन के कुछ प्रश्नों की बात आज करेंगे और शेष की बात आगे के वीडियो में करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं और यह देखते हैं कि यह प्रश्न क्या है। मेरे दोस्त, यह 250 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इस पीडीएफ का जो मिला है, इसमें से 60% से 80% प्रश्न टीआरई 1 से टीआरई 3 तक में पूछा गया और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरे भाई देखते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किस पदार्थ के क्षण। विद्युत चुंबक, मेरे दोस्त, यदि चुंबक पढ़े होंगे तो ये दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। तो भाई, इससे पहले भी हम वर्गीकरण करते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम होता है दो प्रकार का, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं, अस्थाई चुंबक नरम लोहा का। तो विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक होता है, इसलिए इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? नरम लोहा। विकल्प नंबर सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है मेरे भाई, हवा में ध्वनि तरंग, तो प्रकाश को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन ध्वनि मेरा दोस्त कौन है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हवा में ध्वनि का तरंग हो जाएगा मेरे भाई अनुदैर्ध्य तरंग। विकल्प नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर चलती है, क्या कह रहे हैं बाबू? पीछे की ओर चलती है, तो यह निम्न दबाव का एक छत्र बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो पीछे की ओर जब आता है, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती, पीछे और आगे की बात होती है। एक कहता है मेरे भाई, अब वर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। मेरे दोस्त, जब पीछे की ओर की बात आती है तो इसको कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहते हैं मेरे भाई? वर्गीकरण। विकल्प नंबर सी हम लोगों का आंसर होगा। कहता है मेरे भाई, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व का छत्र बनाता है। जब उच्च घनत्व के छत्र की बात होती है, उसके बारे में पूछ रहा। इसे डैश के रूप में जानते हैं, तो अपवर्तन के रूप में जानते हैं, परावर्तन के रूप में जानते हैं, वर्गीकरण के रूप में जानते हैं, ठीक है, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त, कोई नहीं, क्योंकि यह जो जाना जाता है वह संपीड़न के तौर पर जाना जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? संपीड़न के तौर पर जाना जाता है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। अगर हवा में ध्वनि संरचना की विपरीत दिशा में बहे, हवा उधर से आ रही है, ध्वनि इधर से जा रही है, तो ध्वनि इधर ज्यादा जाएगा तो ध्वनि क्या होगा मेरे दोस्त? का वेग बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा। क्या होगा मेरे भाई? तो ये जो होगा ये घटेगा। विकल्प नंबर बी आपका आंसर होगा। क्लियर? स्वनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है अश्रव्य तरंग को, पराध्वनि तरंग को, सुनने योग्य तरंग को, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो स्वनार की युक्ति में मेरे भाई पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। विकल्प नंबर बी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? मेरे दोस्त, ध्वनि की गति कह रहा माध्यम के तापमान पर, माध्यम के दबाव पर, ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत के तापमान पर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, ध्वनि जो गति निर्भर करती है वह घनत्व और तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर मेरे भाई विकल्प नंबर ए आपका आंसर होगा। कह रहा है मेरे दोस्त, इनमें से कौन सा यंत्र ध्वनि के बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो मेरे दोस्त, स्टेथोस्कोप बहुल सिद्धांत के परावर्तन पर कार्य करता,
मेगाफोन भी करता, हाइड्रोफोन भी करता, अर्थात यह सारा करता तो कौन नहीं करता? तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्त उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे की बात करते हैं। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर, क्या कह रहा है बाबू? श्रव्यता, सुनने का परिसर क्या होना चाहिए? तो 20 HZ से 20,000 HZ होता है। क्या होता है मेरे भाई? 20 HZ से 20,000 HZ होता है। विकल्प नंबर सी हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, कहता है मेरे भाई ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसको बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता। अभी तुरंत यही क्वेश्चन उलट करके पीछे आया था। ठीक है, बहुल परावर्तन, तो कह रहा है कि उपयोग किया जाता है बहुत देर तक। तो स्टेथोस्कोप में भी बना रहता, तुरहियों में भी रहता, मेगाफोन में भी, अर्थात इसका उत्तर होगा मेरे भाई उपरोक्त में से एक से अधिक। विकल्प नंबर 4 हम लोगों का आंसर होगा। कहता है मेरे भाई वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण दोबारा सुनाई देती है, मतलब परावर्तन के बाद जो सुनाई देगी उसे साउंड बाउंस कहेंगे, मृग तिस्म कहेंगे या एक प्रतिध्वनि कहेंगे। तो जो सुनाई देगा उसको एक प्रतिध्वनि कहते हैं। विकल्प नंबर सी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? कह रहा है मेरे भाई कि डॉल्फिन, चमगादड़ और पोपराइज का उपयोग किसमें करता है? वह उपयोग किसको करता है? ठीक है, अल्ट्रासाउंड को, इंफ्रासाउंड को, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड दोनों को। इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करता है। विकल्प नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा मेरे भाई? विकल्प नंबर ए आपका आंसर होगा। कहता है मेरे भाई वह दूरी जो संपीड़न या विरलन प्रति इकाई समय में तय करती है। तो संपीड़न या विरलन प्रति इकाई में जो तय मार्ग करेगा तो उसी को मेरे दोस्त ध्वनि की गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि के तरंग का घनत्व कहेंगे, ध्वनि की गति कहेंगे, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कहेंगे, एक से अधिक कहेंगे या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? ध्वनि की गति कहेंगे। विकल्प नंबर बी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहा है मेरे भाई प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या क्या देती है? प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन जो होता है कंपन, वह आवृत्ति कहता है। क्या कहता है? पुनरावृत्ति कितने बार करता है, वही होगा मेरे भाई विकल्प नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका क्या होगा मेरे भाई? आवृत्ति, ए नंबर आंसर। कहता है मेरे दोस्त भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाती तरंग, क्या कह रहा है? मुख्य प्रघाती तरंग से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब मेरे दोस्त भूकंप प्रारंभ होता है ना तो अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है और यह निम्न घटक का होता है। क्या होता है? निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, सुनने योग्य ध्वनि। तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि। विकल्प नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, कहता है मेरे दोस्त स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल आवश्यक होना चाहिए? तो आप जो मूल ध्वनि और परावर्तन ध्वनि के बीच जो सुनने का प्रावधान होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? ठीक है, 0.1 सेकेंड का, 0.1 मिनट का या फिर 1 घंटा का। मेरे दोस्त 0.1 सेकेंड का, इसलिए कि 1/10 सेकेंड तक यह हमारे कानों तक बना रहता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? 0.1 सेकेंड हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है मेरे भाई रेटिना प्रकाश को परावर्तित कहां करता? पहला क्वेश्चन तो बनता है कि हमारे आंख में प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। ये परावर्तित करता कहां है? तो विद्युत सिग्नल में करता है। विकल्प नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो मेरे भाई प्रकाश तरंग जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता, अनुदैर्घ्य होता, अनुप्रस्थ तरंग होता, क्या होता? तो मेरे भाई विद्युत चुंबकीय भी होगा और अनुप्रस्थ भी होगा, अर्थात ए और सी होगा। मतलब विकल्प नंबर डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा,
अगला कहता है मेरे भाई, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन कौन दिखाएगा? बैंगनी दिखाएगा, लाल दिखाएगा या फिर हरा? तो मेरे दोस्त यह जो दिखाएगा यह बैंगनी दिखाएगा, और सबसे कम कौन दिखाएगा? तो लाल दिखाएगा। ठीक है। नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? मतलब दान किसको कर सकते हैं? पूरी आंख को, लेंस को या फिर कॉर्निया को? तो मेरे दोस्त कॉर्निया को करेंगे। किसको करेंगे? कॉर्निया को करेंगे। विकल्प नंबर बी आपका आंसर होगा। कहता है मेरे भाई, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। तो मायोपिया जो होता है मेरे दोस्त, यह कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। किसको कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को। और निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को तो देखता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है। तो यह क्या होगा? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा। विकल्प नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे भाई आज इस वीडियो में आपका इस 21 क्वेश्चन की बात किए हैं। शेष क्वेश्चन की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तो मेरे भाई जाते जाते वही बात, यदि आप नए होंगे और यदि लगता होगा कि इससे आपको फायदा मिलने वाला है, मेरे दोस्त अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी जबरदस्त करें। और हाँ, जो नए व्यक्ति हैं मेरे भाई, आप यदि यहाँ के चैनल से, यहाँ के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही आप टेलीग्राम पर जाइए और स्मार्ट सीटेट बीपीएससी तैयारी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको प्रत्येक दिन क्विज में 30 से 50 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।